नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। मल्लिका मल्होत्रा, राजीव ढोंडियाल और हम इस बुलेटिन में आपको अभी तक की हर बड़ी खबर से परिचित करवाएंगे, उसके बारे में हर जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का मल्लिका जी पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है और हर वो राज जो आपके हमारे और आप सभी के मन में है वो उगलवाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, आज ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है इस पूरे मामले में। आज पॉलीग्राफी टेस्ट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं रिमांड के, शनिवार को रिमांड खत्म हो जाएगी, तो सवाल ये कि नार्को टेस्ट कब होगा। राजीव, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि पुलिस को दरअसल शक है कि जो कुछ किया है वो, पहले एक बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सबसे पहले उस बड़ी खबर का रुख करेंगे, उसके बाद आफ्ताब से जुड़ी हुई एक अपडेट आपको देंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जामा मस्जिद परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर बैन। जामा मस्जिद परिसर में अब महिलाओं को इजाजत नहीं मिलेगी, महिलाओं के लिए नो एंट्री। ये बड़ी खबर। जामा मस्जिद परिसर में अब तक जो महिलाएं जाती भी थी तो पूरी तरह से कवर करके खुद को जाती थी, लेकिन अब महिलाओं के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, संभवतः इस पर राजनीति भी देखने को मिले। जामा मस्जिद परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, महिलाएं अभी नहीं जा सकेंगी। अब तक जो महिलाएं जाती थी वो पूरी तरह से खुद को ढकती थी, वहां पर नमाज भी अदा करती थी, लेकिन सही थी। बहुत बड़ी खबर है कि अब महिलाओं की एंट्री पर ही बैन। बिल्कुल राजीव, इसमें यह है कि अकेली लड़की नहीं जा सकती मस्जिद में। अकेली लड़की या 2 लड़कियां या 2 महिलाएं नहीं जा सकती। ग्रुप में महिला नहीं जा सकती हैं। आपके साथ एक पुरुष होना जरूरी है। ये एक नियम बना दिया गया है और अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाएं जाती थी, लड़कियां जाती थी, नमाज पढ़ती थी। देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक बुर्का पहनी हुई लड़की वहां पर नमाज अदा करती हुई हमें नजर आ रही है इस तरह से। जी, लेकिन सर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि जब महिलाएं भीतर जा रहे हैं, लेकिन पुरुष का साथ होना ही जरूरी क्यों? अगर महिला जा रही हैं, ग्रुप में जा सकती हैं, पुरुष का होना जरूरी क्यों? यही निर्णय यहाँ पर लिया गया है और यही पोस्टर लगाया गया है, यही नोटिस यहाँ पर चिपका दिया गया है जो आज तक पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुरुष सदस्यों के साथ ही प्रवेश की इजाजत अब दिल्ली की जामा मस्जिद में आपको मिलेगी। अगर कोई लड़की अकेली है, कोई महिला अकेली है, या 2 लड़कियां 2 महिलाएं या ग्रुप में 2 से ज्यादा महिलाएं जा रही हैं, तो अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये क्या आदेश है और इस आदेश के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? जी सही, देखिए जामा मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने अब नोटिस लगा दिया है जामा मस्जिद के एंट्रेंस पे कि कोई भी अकेली महिला या महिलाओं का एक ग्रुप जामा मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक आपके पास मेल मेंबर का वो नहीं है, आपके साथ कोई आपके परिवार के पुरुष नहीं है, तब तक आपको जामा मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में अब एंट्री नहीं मिलेगी। ये नया नियम लाया गया है जामा मस्जिद के प्रबंधन कमेटी के द्वारा और इसके पीछे तर्क ये कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया था कि कपल्स जामा मस्जिद। अमित आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने इसका जमकर विरोध किया है। स्वाति मालीवाल क्या कहती हैं, हम आपको सुनवाते हैं। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे।
तो दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर बैन, इस बड़ी खबर को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक बार फिर से अब श्रद्धा मर्डर केस की बात करते हैं और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। पॉलीग्राफ टेस्ट, जी हां, जिसके बाद कई तरह के राज से पर्दा उठेगा, कई तरह के सवाल जो अभी भी सुलझे हैं वो साफ हो जाएंगे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा ये अपडेट, आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है आफ्ताब। इस प्रक्रिया को बेहद महत्वपूर्ण इस पूरी जांच में माना जा रहा था। पुलिस ने तैयार की है 50 सवालों की लिस्ट। अब तक आपने श्रद्धा के 35 टुकड़ों की खौफनाक कहानी सुनी। अब तक आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस श्रद्धा के टुकड़ों की तलाश में जंगल जंगल भटक रही है। अब तक आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस जबड़ा, दांत और हड्डियां बटोरकर श्रद्धा मर्डर केस में सबूत बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि क्या आफ्ताब श्रद्धा की हत्या को लेकर जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। सवाल ये भी कि कहीं आफ्ताब पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा। इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब उसका नार्को टेस्ट होगा। लेकिन बात नार्को टेस्ट से पहले होने वाले पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट पर आकर टिक जा रही है। आफ्ताब का पहला पॉलीग्राफी टेस्ट मंगलवार को हुआ था। करीब 6 घंटे तक आफ्ताब से परिवार और उसके बारे में सवाल किए गए। इसके बाद केस से जुड़े कुछ सवाल हुए। बुधवार को आफ्ताब के दूसरे राउंड की पॉलीग्राफी टेस्ट की कोशिश की गई, लेकिन टेस्ट पूरा नहीं हो सका। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए शारीरिक तौर पर आफ्ताब फिट नहीं था। आफ्ताब को आज फिर से पॉलीग्राफी के लिए ले जाया गया। को अभी पुख्ता सबूत की जो तलाश है, तो पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आफ्ताब ने क्या कुछ छिपा रखा है जो उसने अभी तक पुलिस के सामने नहीं बोला। तो जो उसने अपने दिमाग के अंदर कहीं कुछ छुपा के रखा है, इन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस उसे निकलवाने की कोशिश करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी पहले चीज कि 18 मई को सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, और इसके जरिए ये कि क्या ये साजिश के तहत किया गया या ये जो अभी तक बयान देता आया कि हिट ऑफ द मोमेंट हुआ, अचानक से हुआ। और उसके बाद जब इसने हत्या को अंजाम दिया तो फिर क्या इसने इस हत्या के बारे में किसी और को शेयर किया, कोई और किसी और को बताया। जब तक पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं होता, आफ्ताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा। गौरतलब है कि नार्को के लिए भी आफ्ताब को मेडिकली फिट होना होगा, क्योंकि टेस्ट के लिए एक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब ये कि नार्को टेस्ट में अभी वक्त लग सकता है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी, ऐसा पुलिस को शक है। और दिल्ली आना आफ्ताब का उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा, रेकी करके छतरपुर की पहाड़ियों पर फ्लैट लेना भी उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा, ऐसा पुलिस को शक है। क्या श्रद्धा का मर्डर एक सोची समझी साजिश थी? क्या श्रद्धा के मर्डर की पहले से प्लानिंग की गई थी? क्या मर्डर की प्लानिंग के तहत आफ्ताब दिल्ली आया? श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। पुलिस को लगने लगा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या सोच समझकर साजिश के तहत की है। पुलिस के पास इस थ्योरी तक पहुंचने के लिए पुख्ता आधार भी हैं।
अब आज देखिए, अब 12 दिनों के बाद जांच जहां पर पहुंची है, वहां से हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि उन सवालों के जवाब जो 12 दिनों में भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जो लगातार बयान, जो बात आफ्ताब ने कही कोर्ट में कि वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया, पुलिस अभी तक कोई अहम सुराग नहीं ढूंढ पाई। पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा है तो कुछ टुकड़े लगे हैं जिनको अभी वेरीफाई किया जाना है। न हथियार मिला, न फोन मिला, न कोई चीजें मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से हिल स्टेशन के लिए निकले। उनके दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। हिल स्टेशन पर आफ्ताब को दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला बद्री नाम का शख्स मिलता है। बद्री से मुलाकात के बाद आफ्ताब दिल्ली आने का प्लान बनाता है, यानी आफ्ताब के शातिर दिमाग में दिल्ली शिफ्ट होने की प्लानिंग उस वक्त तैयार होती है जब वो बद्री से मिलता है। बद्री से मुलाकात श्रद्धा के मर्डर की साजिश की पहली कड़ी थी। 8 मई को आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है। पहले दोनों पहाड़गंज के होटल में रुकते हैं। आफ्ताब छतरपुर इलाके की रेकी करता है और किराए के लिए एक फ्लैट तय करता है। फ्लैट भी ऐसी जगह जहां आसपास जंगल है। फ्लैट लेने के तकरीबन 10 दिन के अंदर श्रद्धा की हत्या हो जाती है। बता दूं छतरपुर में है जहां पर आफ्ताब का फ्लैट है, और आफ्ताब के फ्लैट के बाहर ठीक इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अब दूसरा सवाल, जो आपने कहा कि यहां पर बद्री नाम के शख्स से मिला था, तो पुलिस भी यही जानने की कोशिश कर रही है और पुलिस को कहीं ना कहीं यही अंदेशा है कि ये जो पूरा मामला था ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्री प्लान था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो किस तरह से आफ्ताब ने ये बताया था कि मैंने ये हीट ऑफ द मूवमेंट में आकर किया। तो लेकिन पुलिस इसी बात को हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में सवाल करे कि यदि तुमने ये मूवमेंट, हीट ऑफ द मूवमेंट में यदि ये सारी चीजें की, तो क्यों उस बद्री नाम के व्यक्ति से तुमने संपर्क किया। इतना सब कुछ अचानक होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को ठिकाने लगाने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी और श्रद्धा को अपने नापाक इरादों की भनक नहीं लगने देना चाहता था। तेजश्री पुरंदरे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आपके हमारे सबके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि क्या श्रद्धा बच नहीं सकती थी? जी हां, बच सकती थी श्रद्धा अगर पहले ही जब आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट शुरू की थी, बदतमीजी शुरू की थी, तभी वो कोई स्टैंड ले लेती। हाँ, ऐसे बहुत सारे बार ऐसे हादसे हुए, वाकये हुए और ऐसा समय आया, अगर चेत जाती तो बच जाती श्रद्धा। तेईस नवंबर 2020 को श्रद्धा ने ये पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफ्ताब ने उसका ये हाल कर दिया था। नाक, गाल, गला, कमर के निचले हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे। आफ्ताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए। तब श्रद्धा ने पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट दी थी और तभी श्रद्धा ने तय कर लिया था कि अब वो आफ्ताब से अलग हो जाएगी। लेकिन अफसोस, वो फिर से आफ्ताब के साथ आ गई। आफ्ताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। शायद श्रद्धा से माफी भी मांगी। तभी तो श्रद्धा पसीज गई और फिर उसी आफ्ताब के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, आफ्ताब के कहने पर ही उसने पुलिस स्टेशन में दी अपनी कंप्लेंट वापस भी ले ली। मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये श्रद्धा की जिंदगी की सबसे बड़ी नहीं बल्कि आखिरी गलती साबित हुई? जरा सोचिए,
अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया, इसलिए वापस नहीं लौटी। लेकिन उस आफताब का क्या, जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी। बस कत्ल की तारीख को छोड़ के इन लाइनों को फिर से बड़े गौर से पढ़िए। श्रद्धा लिखती है, आज उसने मेरा गला घोंट कर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने जो कुछ लिखा वो सब कुछ हूबहू सच हुआ। 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा। उसने पहले श्रद्धा का गला घोंटा, फिर लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा जब तक कि सारे टुकड़े बाहर नहीं निकल गए। वैसे श्रद्धा के इस खत या कंप्लेंट का एक और पहलू भी है। शायद इस सवाल का जवाब भी इसी खत में है कि आफताब के तमाम जुल्म और सितम के बावजूद श्रद्धा उससे दूर क्यों नहीं जा रही थी। अमरदीप और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। श्रद्धा को एक बात का डर लगातार सता रहा था। साल 2020 में हिम्मत जुटाकर वो पुलिस के पास पहुंच भी गई। पत्र लिखा कि मेरी जान को खतरा है, आफताब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन 2022 आते आते उसने वाकई कत्ल कर दिया। लेकिन श्रद्धा शायद तब हिम्मत जुटाकर आफताब से अलग हो जाती तो श्रद्धा शायद बच जाती। फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे उनके गले पे निशान था, उनके चेहरे पे लगा था उनको। अब्यूज भी भाई, लड़का हाथ उठाता है, वॉयलेंट होता है। श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री पर सवाल ही सवाल है, लेकिन एक बात आईने की तरह साफ है कि श्रद्धा आफताब की ज्यादतियों की शिकार रही। इसमें कोई शक नहीं कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था। उसने श्रद्धा को कहीं का नहीं छोड़ा। श्रद्धा की जिंदगी उसने नर्क बना कर रख दी। खुद श्रद्धा ने अपनी जुबानी ज्यादती की पूरी कहानी बताई। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। वो 23 नवंबर 2020 की तारीख थी जब मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ठीक 2 साल बाद 23 नवंबर 2022 को श्रद्धा की ये शिकायत दुनिया के सामने आई है। श्रद्धा का डर सच बनकर सबके सामने है। जो खौफ श्रद्धा को खाए जा रहा था, तकरीबन वैसा ही उसके साथ हुआ। जरा श्रद्धा के शिकायती खत का ये हिस्सा फिर से पढ़िए। उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। कितनी हैरत की बात है कि जैसा अंदेशा श्रद्धा ने जताया उसके साथ वैसा ही हो गया। अब तक की तफ्तीश बता रही है कि आफताब ने श्रद्धा को गला दबाकर मारा, उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और उसे एक एक कर बाहर फेंक दिया। श्रद्धा ने ये शिकायत आफताब के हाथों बेरहमी से पिटाई के बाद दी थी। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ऐसी ज्यादती आफताब ने कई बार की। दोस्तों को भी इसकी जानकारी थी। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था। उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। काश श्रद्धा वक्त पर संभल जाती। पुलिस को दी गई शिकायत पर वो डटी रहती।
सवाल है कि श्रद्धा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो खुद को आफताब से दूर नहीं कर पाई। ये राज भी श्रद्धा की इस पुलिस कंप्लेंट में समझ में आ जाता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। उन्हें ये पता है कि हम साथ रहते हैं, वो वीकेंड में आते हैं। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने ये पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए। दोस्तों ने श्रद्धा को हिम्मत दी। श्रद्धा पुलिस स्टेशन गई, शिकायत भी दर्ज कराई। तब लगा कि इस बार वो आफताब के जाल से बाहर निकल आएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आफताब के आगे श्रद्धा एक बार फिर मजबूर हो गई। वो मजबूरी उसकी मौत बन गई। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रद्धा हत्याकांड के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है और बीजेपी के नेता इसे लव जिहाद का नतीजा बता रहे हैं। हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता, ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी है वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। दोषी है, उससे सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। कौन नहीं कह रहा है, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सपोर्ट कर रहा है उसको, कौन नारे लगा रहा है कि उसको छोड़ दो, कौन बोल रहा है? वो जुल्म हुआ है, मगर अगर आप इसको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर आप तो उन महिलाओं को जो जुल्म हो रहा है वो गलती होगी। कल आप अखबार उठाकर देखिए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि महिलाओं पर जुल्म होता है, इसको रोकने की जरूरत है। तो इसको रोकने की जरूरत है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।